तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? घटिया इंसान, क्या समझ के रखा है तुमने कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम तुम्हें इस घर में आने देंगे? हमने तुम पर अभी तक केस नहीं किया क्योंकि फ़िलहाल हम इन चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी घटिया हरकत भूल चुके हैं। बारिक ने गुस्से से बिफरते हुए बाहर निकलते कहा, यार बारिक, बात बात पर चिढ़ मत जाया करो, हम आराम सुकून से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मैं उसे अपनी कंडीशन बता चुका हूँ। उस दिन मैं होश में नहीं था, नशा कर रखा था मैंने, हो गई गलती मुझसे, बहक गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इज़ा से शादी करना चाहता हूँ, और मैं इसी सिलसिले में आज दूसरी बार तुम्हारे घर आया हूँ। मैं इज़ा का रिश्ता लेकर आया हूँ। वो पुरसकून अंदाज में बोल रहा था जैसे कोई मामूली सी बात कर रहा हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात दोबारा अपनी ज़ुबान से निकालने की? तुझे क्या लगता है हम अपनी बहन को तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ ब्याहेंगे? कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन इतनी बेमोल नहीं जो तुझ जैसे ज़लील इंसान के साथ इसके बारे में सोचूं। ऐसी सोच पर भी मैं लानत भेजता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ना तू हमें कबूल है और ना तेरा रिश्ता कबूल है। खबरदार जो आज के बाद इस घर के अंदर कदम रखा। बारिक गुस्से से पागल होता उसे धक्के मार रहा था। ठीक है, अगर यही बात इज़ा कहे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इज़ा जो दरवाजे के पीछे खड़ी उन लोगों को सुन रही थी, दामियार की बात पर अपने धड़कते दिल की आवाज़ को कैद करने की कोशिश करने लगी। निकल यहाँ से, तेरे जैसे घटिया इंसान के सामने मैं अपनी बहन को आने भी ना दूँ। वो गुस्से से उसे धक्का देते बोला तो शहीर भी बाहर आया। शहीर, बारिक, सुकून से भी बात की जा सकती है। बाबा ने काफ़ी गुस्से से कहा, सुकून से बात करने के काबिल भी तो होना चाहिए ना सामने वाला बाबा, और ये इंसान कैसा है ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से दामियार शाह, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। शहीर ने फिर से उसे धक्का देते हुए कहा, चला जाऊँगा यहाँ से, अभी के अभी चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि यही बात मुझे इज़ा कहे एक दफ़ा। फिर से वही बात बोला था वो, तो अब की बार बारिक ने गुस्से से उसे देखा, जबकि दरवाजे से निकलती इज़ा को देखकर उसे और गुस्सा आया। वो क्यों आई थी उस शख्स के सामने? वो अपनी बहन पर उस घटिया इंसान का साया भी ना पड़ने देना चाहता था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ईसा, बताओ क्या मैं चला जाऊं यहाँ से? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर इस घर में ना आऊँ? वो उसकी तरफ देखते बोल रहा था, जबकि वो निगाहें झुकाए समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। हाँ, वो भी यही चाहती है, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान के साथ वो एक सेकंड नहीं रहना चाहती। तुम हो ही क्या, औकात क्या है तुम्हारी? तवाइफ का बेटा जो अब तुम्हारे ही बाप का कत्ल करके भाग गए। तुम्हारा ख़ानदान ही ऐसा है, तुम्हारा दादा घटिया था, तुम्हारा बाप घटिया, तुम में ऐसा है ही क्या जिसे देखकर हम अपनी बहन तुम्हें देने के बारे में सोचें? बारिक नफरत से उसे पीछे धकेलते हुए बोल रहा था, और अब की बार दामियार का मुक्का उसके मुंह तक आते आते रह गया। खुद पर कंट्रोल करते वो पीछे हटा और गुस्से से इज़ा की तरफ देखा। भाई बस कर दीजिए, एक ही बात को कितनी दफ़ा दोहराएंगे आप? वो क्या है, इसका ख़ानदान क्या है, इस चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि बारिक और शहीर की बेयकीनी पर वो निगाहें झुका गई। हाँ भाई, मैंने ही दामियार को यहाँ बुलाया, मैंने इससे कहा था कि ये रिश्ता लेकर मेरे घर आए, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी। चटाक न जाने क्या क्या कहने वाली थी, जबकि आगे बढ़ते दादी ने उसे अपनी तरफ घसीटा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। दादी का बस नहीं चल रहा था कि उसे जान से ख़त्म कर दे। बेशरम, बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने की? तू होती कौन है इस घर में इस शख्स को बुलाने वाली? क्या तू नहीं जानती कि ये कौन है, क्या किया है इसने? तू क्यों इस शख्स के लिए अपने भाइयों का सर झुका रही है? क्यों इस शख्स की खातिर अपने भाइयों को शर्मिंदा कर रही है? दादी उसे झिझोड़ते हुए बोल रही थी, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। प्लीज़ आप लोग ये ना करें, वो बालिग है और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है। अगर इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में चुना है तो इसमें गलत क्या है? एक ऐसी लड़की जो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकती है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। दामियार ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये चीज़ अब एक मसला बन सकती है, और वो इज़ा के लिए किसी तरह मसला नहीं खड़ा करना चाहता था। इज़ा ने उसके लिए इतना बड़ा स्टेप ले लिया था, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। तुम तो चुप ही रहो, ये हमारे आपसी मसाइल है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें नहीं मंजूर तुम्हारा रिश्ता। चाचा जान ने बीच में बोलते उसे बाहर का रास्ता दिखाया। चाचा जान, ये आपके घर का मामला हो या मामला कुछ भी हो,
आप एक बालिग लड़की को इस तरह फ़ोर्स नहीं कर सकते। वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती है। इसमें कुछ गलत नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझ जैसे इंसान को चाहती है। आप लोगों के पास कोई रीज़न नहीं मुझे ठुकराने का। मैं दौलतमंद हूँ और आप लोगों से कहीं ज़्यादा दौलत है मेरे पास। मैं अपनी होने वाली बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, उसे हर तरह से खुशी दे सकता हूँ। शक्ल सूरत में भी मुझ में किसी तरह की कोई कमी नहीं। अगर आपकी बेटी मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी के लिए राज़ी है तो आप कोई हक नहीं रखते उसे फ़ोर्स करने का। और अगर आपने इसे फ़ोर्स किया तो मैं बीच में पुलिस को इन्वॉल्व करूँगा। और अब आप लोग मुझे ज़बर की धमकी हरगिज़ मत दीजिएगा, क्योंकि मत भूलिए कि वो भी गवर्नमेंट का एक मामूली सा नौकर है। और गवर्नमेंट अगर सही का साथ दे तो ज़बर को भी मजबूरन सही का साथ देना होगा। और आप लोग इज़ा पर किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही इससे इनकार करवा सकते हैं। इस सूरत में मुझे शायद कानून का सहारा लेना पड़े कि आपके दो मोहब्बत करने वाले कि आप दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग करके ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया, जबकि बारिक और शहीर तो कुछ बोले ही नहीं। वो बस बेयकीनी से ईज़ा को देखे जा रहे थे। उनकी बहन उन्हीं के सर को झुका रही थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? ज़बर, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। शाम का वक्त था जब वो अकेले तैयारी कर रहा था, जब डीएसपी साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। अब तक निकाह के बारे में कोई बात नहीं हुई थी और ना ही डीएसपी सर ने उससे किसी तरह का कोई राब्ता किया था। उनके बुलाने पर वो कमरे में आ गया था। उनके सलाम अलैकुम सर। जी सर कहें। वो उन्हें सैल्यूट करता कुर्सी घसीट कर बैठा था। वालेकुम अस्सलाम। ज़बर, मुझे तुमसे शनाया के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ ये जगह ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बात तो हमें करना ही पड़ेगी ना। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले तो वो भी अलर्ट हुआ। जी सर बताइए क्या बात करनी है आपने मुझसे? वो उनसे पूछने लगा। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भाई वकील है तो उससे कहकर तलाक के कागजात बनवा दो और ये मसला हम यहीं पर ख़त्म कर दें। मेरा मतलब है इसको लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। शनाया पेपर्स पर साइन कर देगी और तुम भी साइन कर देना। लफ्ज़ी तलाक बेशक तुम अभी दे दो। तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल में बेटा वो बस एक बुरा दिन था जो गुजर गया। हम पठानों को किसी भी तरीके से समझा ही नहीं सकते। उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैं जानता हूँ इस चीज़ को लेकर तुम भी काफ़ी डिस्टर्ब रहे होगे। वो उसकी तरफ देखते बोल रहे थे, जबकि वो हैरत से उन्हें देख रहा था। वो कितनी आसानी से अपनी ही बेटी की तलाक की बात कर रहे थे। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ईजी हूँ और आपकी बेटी मेरी बीवी है। मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता और मेरा नहीं ख्याल आपको मुझसे इस तरह की कोई भी बात करनी चाहिए थी। आप एक बाप होकर अपनी बेटी की तलाक की बात इस तरह कैसे कर सकते हैं? वो आपकी बेटी और मेरी मनकूहा है, इज़्ज़त है वो मेरी। बेशक इस निकाह को कुछ भी समझें आप, लेकिन मेरे लिए ये निकाह हो चुका है और आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि मैं आपकी बेटी को तलाक दूंगा। वो मेरी बीवी है और मेरे सब घर वालों को पसंद भी है। जल्द ही वो लोग आपसे बात करने के लिए आने वाले हैं। आप अपने जहन से हर तरह की फ़जूल सोच निकाल दें। वो मेरी बीवी है और मैं किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अटल अंदाज में बोला तो डीएसपी साहब उसका लहजा सुनकर हैरान रह गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? ये निकाह आर्जी है ज़बर। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बेहतर और अच्छा सोचना चाहता हूँ। क्या मतलब आपने मुझे बल्ली का बकरा बनाया कि मैं आपकी बेटी को वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ सकती थी? तो चलो इसी तरीके से वापस आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी सर। मैं ना आपको और ना किसी को अपना इस्तेमाल करने दूंगा। आपकी बेटी मेरे निकाह में है और हम लोग सिर्फ एक ही दफ़ा शादी करते हैं। निकाह हो चुका है मेरा आपकी बेटी के साथ और शादी भी मैं उसी से करूँगा। आप अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें इस बात के लिए कि आपकी बेटी ने कि आपने अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत करना है। वो उनके सामने बैठा उनसे कह रहा था, जबकि वो हैरत से उसे सुन रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी किसी मामूली ऑफिसर से नहीं करवाऊंगा। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत बेहतर सोच के रख चुका हूँ। मेरे भाई का बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। इतने अमीर हैं वो लोग, इतना बड़ा कारोबार है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को अपने जैसे किसी ऑफिसर के बारे में सोच कर ब्याहूंगा? नहीं ज़बर, मैं अपनी बेटी की बेहतरी सोचूंगा और तुम मेरी बेटी के लिए कहीं से बेहतर नहीं हो। तुम्हारे पास है ही क्या इस नौकरी के अलावा, या फिर वो जायदाद जो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे बाप की तरफ से आएगी? जो भी है तुम्हारा सब तुम्हारे भाइयों का है। तुम्हारा भाई ज़रान बहुत बड़ा वकील है, उसके पास बहुत पैसा है। तुम्हारा भाई बारिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास भी पैसा है। शहीर भी बिजनेस संभाल रहा है, उसके पास भी बहुत पैसा है। और इन सब के बीच में तुम एक मामूली ऑफिसर हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी ये मामूली सी नौकरी मेरी बेटी को दे ही क्या सकती है? मजबूरी में चलो मैंने कह दिया कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो, बाकी मामलात यहाँ आकर हम हल कर लेंगे। लेकिन तुमने तो निकाह को इतना सीरियस ले लिया है।
लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं होने दूँगा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ करूँगा जो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। सारी ज़िंदगी हसरतों की ज़िंदगी नहीं गुजारेगी मेरी बेटी। मैं हरगिज़ तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूँगा। ये तो तुम्हारी भूल है। ये बात बाहर आने से पहले मैं अपनी बेटी की तुमसे तलाक करवाऊँगा। और वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूँगा? वो उनकी तरफ देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। निकाह तो हो चुका है, रुखसती भी होगी और आप खुद अपनी मर्ज़ी से रुखसती भी करेंगे। और जहाँ तक बात तलाक की है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ख़बरदार, जो आज के बाद आपने मेरी बीवी के मुतालिक इस तरह से सोचा, मैं किसी गैर का अपनी बीवी के साथ नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, सोचते रहें और जानते रहें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और ये फ़ैसला मैं खुद लूँगा। आप अपनी बेटी को अपने पूरे होशो हवास में मेरे नाम कर चुके हैं। अपनी बेटी को मेरे निकाह में देकर आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया है। अब तो बेशक आपकी बेटी खुद आकर मुझसे तलाक मांगे, तब भी नहीं दूंगा। हमारे ख़ानदानों में यूँ बेवजह तलाक़ें नहीं होती। फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी को कुछ भी ना दे सकूं तो भी 2 वक्त की रोटी आसानी से खिला लूँगा। आपने बड़े लाड प्यार देकर ना आपने भी लाड प्यार देकर उसे इतना बिगाड़ दिया है। लेकिन फ़िक्र मत करें, संभाल लूँगा मैं उसे। वैसे भी एडजस्टमेंट भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। और आप मुझे नौकरी का ताना देते हुए शायद ये भूल गए हैं कि आप खुद भी इसी मकाम से इस मकाम तक पहुँचे। ये कुर्सी जो आपको मिली है, इसी तरह एक मामूली ऑफिसर बनकर मिली है। आपने ये मकाम देखा है, यहाँ तक आए हैं, लेकिन आप भी गवर्नमेंट के आम से मुलाजिम, और गवर्नमेंट के मुलाजमों को इतना ऊंचा सोचना नहीं चाहिए ना सर। ख़ासकर किसी दूसरे की अमानत के बारे में तो हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। और आपकी बेटी ज़बर शाह की अमानत है। मेरे भाइयों के पास होगा बहुत पैसा, बेशक उन लोगों ने बहुत नाम कमाया है, लेकिन मैं ज़बर शाह भी अपने नाम का एक हूँ। और आप ज़रा इज़्ज़त से बात करें, आपके घर का जमाई हूँ मैं। आप माने या ना माने, लेकिन बहुत जल्द मैं बारात लेकर आऊँगा आपके घर में। तैयार रहिएगा और अपनी बेटी को भी तैयार रखिएगा। ये तो आपकी भूल है कि मैं इस तरह से उसे किसी और के नाम लगने दूंगा। ना तो ज़बर शाह का नाम कभी उसके नाम से जुदा होगा और ना ही वो किसी और की दस्तरस में जाएगी। वो ज़बर शाह की अमानत है, जिसे लेने के लिए ज़बर शाह बहुत जल्द आपके पास आएगा और आपको मेरी अमानत मेरे हवाले करना पड़ेगी। फिर मिलेंगे सर। और आज के बाद इस ऑफिस की 4 दीवारी के बीच में ये बात करने के लिए मुझे कम अज़ कम मत बुलाइएगा। आप ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि हम यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं। मैं अपने घर की बातें इस तरह ऑफिस में बैठकर डिस्कस नहीं करता होता। एक्सक्यूज़ मी। वो उनके सामने से उठते हुए बाहर निकल गया, जबकि डीएसपी सियाल गुस्से से बस उसे देखते ही रह गए थे। तेरा दिमाग ख़राब हो गया ईज़ा। तूने ये बात सब घर वालों के सामने की तो कैसे की? जानती भी है सब दामियार से कितनी नफ़रत करते हैं, और तूने कितनी आसानी से कह दिया कि तू दामियार के रिश्ते के लिए घर बुला चुकी है उसे। सच में तूने उसे अपने घर बुलाया था? इबादत कमरे में उसके साथ आई थी, जबकि नीचे यही बातें चल रही थी। हाँ इबादत, मैंने ही उसे यहाँ रिश्ते के लिए बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैंने कह दिया कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों डिस्कस किया जा रहा है। उस रात उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा उससे गलती हो गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। एक छोटी सी बात पर घर वालों का रिएक्शन देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ। इन लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। दामियार शाह पहले भी आया था मेरे रिश्ते के लिए, एतराज़ तो मुझे तब भी नहीं था, लेकिन मेरा जहन उससे बदज़न हो चुका था। लेकिन अब नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं दामियार शाह के साथ अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ। कितनी दौलत है उसके पास, कितना पैसा है, हर चीज़ है उसके पास। मेरी एक ख्वाहिश पर दुनिया कदमों में रख देगा। और मेरे भाई इतनी सी बात को समझना नहीं चाहते। वो बोली तो इबादत भी हैरान रह गई। अभी तक ज़रान वाला मसला हल नहीं हुआ था और एक और मसला सर उठा चुका था। क्या मतलब है? दामियार शाह की दौलत देखकर तू उसके करतूत भूल गई? तो क्या ये भूल गई कि उसने तेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी? क्या तू भूल गई कि उसने किस तरह से दादी के सामने जाकर बकवास की थी? क्या तू भूल चुकी है कि वो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आया था? वो किसी नशे में नहीं था इज़ा। उस रात उसने तुझ पर रेप अटेम्प्ट की थी। तुझे पता है अगर तेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता? तेरे भाई तेरे लिए लड़ना चाहते थे, केस तक फाइल हो चुका था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तेरी नादानियों की वजह से इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये दामियार शाह, ये फिर से तेरा रिश्ता लेकर आ गया। मुझे समझ में नहीं आता तो उस शख्स को घर कैसे बुला सकती है, कैसे उसे इस रिश्ते की उम्मीद दिलवा सकती है, ये जानते हुए भी कि तेरे ही भाई हैं ये। बल्कि इस घर में मौजूद हर शख्स नफ़रत करता है उससे।
मुझे मतलब नहीं है किसी और से, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब है। मैं नहीं नफ़रत करती उसे, बल्कि मैं उसके साथ अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रही हूँ। और अपने बारे में अगर मैंने कुछ अच्छा सोचा है तो इसमें क्या गलत है। वो इतने सुकून से बोली कि इबादत को वहम सा हुआ कि उसके सामने इज़ा नहीं बल्कि कोई और है। क्या मतलब, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में उसे यहाँ इस घर में शादी के लिए रजामंदी देकर बुला चुकी थी? इज़ा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? वो शख्स इतना घटिया है, इतना जलील, तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो गए? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और कुछ भी नहीं, इबादत को तो उसकी सोच पर ही गुस्सा आ रहा था। एक शख्स जो उसकी इज्जत पर हाथ डाल चुका था, वो उसी से शादी करने को तैयार हो गई थी। उसे सज़ा दिलवाने की बजाय उसी के साथ रुखसत होना चाहती थी। देखो इबादत, मेरी बात सुनो। इस वक्त ना मैं इस टॉपिक पर कोई बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने ही दामियार को इस घर में अपनी तरफ से इस शादी के लिए पूरी रजामंदी देकर बुलाया था, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं खुद दामियार से शादी करना चाहती हूँ और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर शख्स को अपनी किसी बेहतरी के सोचने हर शख्स को अपनी बेहतरी के बारे में सोचने का पूरा पूरा हक हासिल होता है। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अपना सही और गलत समझ ना सकूँ। दामियार शाह के पास इतनी दौलत है कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। और फिर मेरे भाई मुझे किसके साथ रुखसत करेंगे? किसी ना किसी के साथ तो करेंगे ही ना। ज़्यादा से ज़्यादा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में हो। लेकिन वो दामियार शाह जितना पैसा तो नहीं होगा ना उसके पास। और फिर दौलत के भी हज़ारों लाखों वारिस निकल आते हैं। दामियार अकेला है, ना नंद की टेंशन ना सास की टेंशन, आज़ादी ही आज़ादी। और एक लड़की को उससे पढ़कर और क्या चाहिए होता है? ना ख़ानदान बरादरी का मसला और ना ही लड़ाई झगड़े का डर। वो उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि दरवाजे पर खड़ी अम्मी और चाची जान जो उससे बात करने कमरे में आ रही थी, खामोशी से वहीं से पलट आए। उनकी बेटी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और अपना सही गलत खुद समझने लगी थी। वो उसे क्या ही समझा सकती थी। उसकी नज़र में रिश्तों से बढ़कर दौलत और ऐशो इशरत हो चुकी थी। उन्हें मज़ीद समझने की ज़रूरत नहीं थी कि उनकी बेटी उनके हाथ से निकल चुकी है।